रिटायरमेंट ये एक बड़ा अजीब सा लफ्ज है जिसकी परिभाषा, जिसकी व्याख्या लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। और आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। क्या एक नई शुरुआत है रिटायरमेंट, या एक पारी का अंत है? और इस विषय के बारे में और आपके रिटायरमेंट के बारे में कौन क्या सोचता है, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा, मुझे लगता है कि सबको भूल जाना चाहिए। रिटायरमेंट इज टाइम टू एंजॉय योर वेल अर्न्ड फ्रीडम। और इस विषय पर बात करने के लिए मुझे एक बहुत अच्छी शख्सियत मिले। राम साहनी जी, नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मुझे लगे। आप 65 साल की उम्र में सोलो एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ गए। जी। आपको घर वालों ने मना नहीं किया? घर वालों ने मना नहीं किया, बल्कि घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया। बहुत अच्छी बात है। तो आप तो बेसिकली बैंकर और फाइनेंस एक्सपर्ट रहे हैं। जी जी, मैं बैंकर रहा हूँ। 20-25 साल बैंक में जॉब की है, उसके बाद फाइनेंस में जुड़ा रहा। और मेरा जो सारा बैकग्राउंड है वो सरकारी ऑफिसेज में और बैंक्स में ही बीता है। तो आप इसके साथ साथ मुझे पता है कि आप योगा इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। सर, वो आपने कब सीखा? मैं 2006 में भारतीय योग संस्थान दिल्ली में है, उनसे जुड़ा था और उन्हीं से मैंने योग सीखा है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे सक्षम बनाया। उसके बाद मैंने इसमें डॉक्टरेट भी की, उसमें दूसरे मैंने सर्टिफिकेशन फिर लिए, वर्ल्ड योगा अलायंस से भी जुड़ा जी। और काफ़ी मेहनत की उसके बाद में योग के अंदर। और हाँ, मैंने काफ़ी कुछ इसमें से प्राप्त भी किया, जिससे मेरी आज तक सेहत भी ठीक है और लोगों की भी मैंने सेवा की, जिससे लोग भी काफ़ी खुश होते हैं। तो ये सब आपने रिटायरमेंट से पहले ही शुरू कर दिया था? हाँ सर, काफ़ी पहले मैंने 2006 में कर दिया था। समझिए कि 19-20 साल हो गए मुझे योग से जुड़े हुए। ओके। और आपने रिटायरमेंट तो अभी हाल में लिया है? रिटायरमेंट मेरी बेसिकली हो गई थी 2017 के आसपास, बट उसके बाद फिर हमने गवर्नमेंट में 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हमने काम किया। ओके। हाँ, रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ इसी साल मार्च में, फाइनली। गुड। आप ये बताइए, आप जुम्बा डांस इस उम्र में कहाँ से सीखने लगे? सीखा नहीं, ये भी एक पार्ट है योगा का। अगर देखा जाए तो योगा सिर्फ मोनोटोनस नहीं है कि एक जगह बैठे और ध्यान लगाया और आसन किए। योग के अंदर हर चीज सिखाई जाती है। म्यूजिक भी सिखाया जाता है, डांस भी सिखाया जाता है, ये भी एक उसका हिस्सा है। बहुत बढ़िया। इसमें आप आपने जो जुम्बा क्लासेस और डांस जो है, ये तो बाहर भी, विदेश में भी लोगों को सिखाया और किया है? जी, मैं विदेश भी गया हूँ, यूएस गया हूँ, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो गया हूँ। वहाँ पर भी मैंने इस प्रकार की क्लासें ली, सिखाया लोगों को, और इंडिया में भी सिखाया। राम साहनी जी, आपके जो जितनी आपने एक्टिविटीज़ की हैं वो एक्चुअली बहुत ही मोटिवेटिंग है। थैंक यू। और जिस उम्र में आपने जो है एवरेस्ट बेस कैंप के ऊपर जा कर के वहाँ पर अकेले सोलो वो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपने बात की रिटायरमेंट की जी। तो मैं ये कहूँगा कि रिटायरमेंट को एक फेज समझना चाहिए, एक ट्रांजिशन पीरियड समझना चाहिए। एक पारी खेली, अब दूसरी पारी की बारी है। करेक्ट। ये नहीं कि रिटायरमेंट हुई फिर घर बैठ गए, सिर्फ दूध लाना है, बच्चों को, पोतों पोतियों को खिलाना है, वो तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को भी फिट रखना है, ताकि हम आगे चलकर बच्चों पर बोझ ना बने और अपने आप को भी इतना चलता फिरता रखें ताकि बच्चे हमसे कुछ सीखें कि हमारे बाप दादा भी क्या करते थे। तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं? जी, मेरा एक पोता है और अभी वो छोटा ही है, 9 महीने का ही है। तो आप ये जो जितनी ये सब चीजें कर रहे हैं, तो ये आप नई कहानियां गढ़ रहे हैं ताकि उसको सुना सकें?
बिल्कुल, अभी तो वो बहुत छोटा है जैसे मैंने बताया, बट हाँ बड़ा होगा तो उसको जरूर पता लगेगा कि उसका दादा दादी क्या करते थे। उसके लिए भी मोटिवेशन। जी जरूर। तो अगर आप इतना सब कुछ करते हैं तो परिवार के साथ आप वक्त कैसे निकाल पाते हैं? परिवार के साथ भी वक्त पूरा निकलता है। जैसे कि अभी तक तो जॉब करते थे, जॉब के साथ साथ सुबह 1-2 घंटे योग कर लिया, शाम को 1-2 क्लासें कर ली, और परिवार के साथ पूरा समय दिया। लेकिन परिवार ने भी मुझे सपोर्ट किया ये सारे काम करने के लिए, तभी मैं कर पाया। बहुत अच्छी बात है। आपको रिटायर होने पर फाइनली कैसा लगा? रिटायर होना मुझे लगता है किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आदमी बहुत से लोग बोलते हैं ना, वो फेमस है, फ्यूज बल्ब, हाँ के नो वैल्यू, या नो पर्क्स, नहीं, नो अथॉरिटी, नोबडी लिसन्स टू यू। तो मतलब ऐसा लगता है कि आपका बहुत कुछ छूट गया है। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं जी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप मन से समझे उस चीज को, तो एक सेट उम्र बनाई गई है काम करने के लिए। 60 साल एक कट ऑफ पीरियड जो रखा गया है बिल्कुल ठीक रखा गया है कि 60 साल की उम्र तक हम काम कर लें, और उसके बाद अपने लिए रिक्रिएशनल पीरियड को भी हम एंजॉय करें, फैमिली को, उसकी वैल्यूज को। हमने इतनी मेहनत की 60 साल की उम्र तक, अब जो समय हमारे पास बचा है उस समय में कोई अच्छी सी हॉबीज डालें, कोई ट्रैकिंग करें, कोई गाना गाएं, किसी और तरीके से एंजॉय करने के लिए समय निकालें। मैं समझता हूँ कि वो बहुत जरूरी है। सो यू फेल्ट लाइक लिबरेटेड वन। बिल्कुल आजादी की लाइफ, स्वच्छंद स्वच्छंद, खुले मन से और खुले दिल से, अपनी मर्जी के मालिक हो गए। हाँ जी। तो ये जो इसमें खुद को समझने का मौका शायद रिटायरमेंट के बाद मिलता है। किसी ने कहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ भी तो एक जिंदगी का हिस्सा है जी। तो जब तक हम काम करते रहते हैं, सुबह उठते हैं, तैयार होते जाते, रोटी का डब्बा पकड़ा, भागे, सारा दिन काम किया, घर वापस आ गए, और आकर सारे व्यस्तता में बीत गया समय। एक समय आता है ना जब कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना भी अच्छा लगने लग जाता है, तो वो 60 के बाद ही लगता है, और रिटायरमेंट के बाद ही ज्यादातर लोग इस तरफ भी जाते हैं। मैं आपके योगा के बारे में जो है थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहीं से उसकी पढ़ाई भी की, डिग्री भी ली, हठ योगा वाला भी आप बता रहे थे, और मैंने कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके देखे हैं जो कि आपने जिनको योगा सिखाया है उनको बड़ा फायदा हुआ, बीपी वगैरह, उनके शुगर वगैरह की उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई। कि थोड़ा सा डिटेल बताएंगे उसके बारे में? हाँ, मैं काफी क्लासें ली और ऐसे ऐसे लोग मुझसे मिले जिनको काफी समय से थायराइड की तकलीफ थी, ब्लड प्रेशर हाई रहता था, नींद नहीं आती थी और बेचैनी महसूस होती थी, एंजाइटी थी। और नॉट ओनली बड़ी उम्र के लोग, आजकल तो ऐसा समय चल गया है कि बच्चे भी, यंगस्टर्स भी एंजाइटी और डिप्रेशन के काफी शिकार हो रहे। तो उनसे भी मेरी जब मुलाकात हुई, बात हुई, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको क्लासें भी दी। काफी लोगों को उससे आराम मिला, काफी लोगों ने टीवी पर और कुछ वीडियोस भी बनाए कि हमने आपसे सीखा और अच्छा लगा। बट उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन जितना था उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने भी उसी लगन से सीखा, उसी लगन से मेहनत की, तब जाके कुछ उनको फल प्राप्त हुआ। यस, योगा बहुत जरूरी है आज के समय के लिए, और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ बूढ़ों को ही, पहले लोग कहते थे बूढ़े लोग जाएंगे पार्क में हंसेंगे, हाँ करेंगे, आज का वो समय नहीं है। आज का समय है योगा इज फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। ओके, तो जो जुम्बा डांस है आपका, इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। ये इसका फायदा ज्यादातर आजकल यंगस्टर जितने भी हैं इसको इस चीज से जोड़ते हैं कि हमारी फिटनेस ज्यादा अच्छी रहती है, काफी अच्छा पसीना आता है, डांस लोग करते हैं, इसमें काफी जो हमारे टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं, चेहरे पर एक ग्रेस आता है, स्माइल आती है, और हमारे को पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू जो हमारा खाना होता है उसकी मिलती है, ताकि हमारा खाना अच्छे तरीके से हजम हो जाता है, पाचन शक्ति हमारी इससे बढ़ती है। क्योंकि हमारे जितने भी अंग हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, सारे इसमें पूरी तरीके से मूव होते हैं। ओके, तो इससे हमें इस प्रकार का फायदा है, जैसे कि कम नमक खाने से बीपी ठीक होता है, उसी प्रकार जुम्बा और डांस अधिक करने से शरीर की फिटनेस ठीक होती है।
सुंदर शरीर बनता है। वेल सेड सर। सिंगिंग भी आपका एक पैशन रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं गाने गाता हूँ और काफी समय से गा रहा हूँ, 7-8 साल हो गए मुझे। मुझे शौक है, जैसे मैंने कहा कि रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट के बाद में एक हॉबी है मेरा। मुझे अच्छा लगता है गाना गाना, और कहीं भी पार्टी हो, कोई किसी के घर में कोई छोटा मोटा भी प्रोग्राम हो, जन्मदिन भी हो, तो मुझे लगता है कि चलो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से हो जाए, और वहां पर जाकर मुझे भी अच्छा लगता है, लोगों को भी अच्छा लगता है। मैं तो आपके गाने सुना हूँ और बड़े फड़कते हुए गाने आपने गाए हैं। ठीक है, वो बड़े इम्प्रेसिव थे। तभी मुझे लगा कि एक जिंदा दिल आदमी से बाकी लोगों को, मैं अपने व्यूअर्स को भी रूबरू कराऊं। थैंक यू। इसीलिए आप हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में हैं जी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो घूम फिर के मैं वहीं पर आ जा रहा हूँ, 65 साल की उम्र में आपने एवरेस्ट बेस कैंप जाने का फैसला किया। आपके घर में आपको किसने सपोर्ट किया या किसी ने सपोर्ट नहीं किया, वो कैसा रहा डिसीजन? देखिए, ईबीसी कहते हैं इसको, एवरेस्ट बेस कैंप, और ईबीसी का एबीसी भी मुझे पता नहीं था। वो मेरा छोटा बेटा है, वो 2022 में हमसे मिलने आया तो कहने लगा, पापा इस बार मैं आया हूं तो मैं ईबीसी जाऊंगा। मैंने कहा ईबीसी क्या होता है भाई? कहने लगा एवरेस्ट बेस कैंप। मैं अंदर से डरा, मैंने कहा कहाँ यार, एवरेस्ट की बातें कर रहा है, इतनी ऊंचाई पर चढ़ेगा, इतना खर्चा भी करेगा है, और कहीं गिर गिरा गया, चोट लग गई, हम इसको तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, हमारे घर में तो कभी ऐसा किसी ने कुछ किया नहीं है, कोई एक्सपीडिशन नहीं किया, कोई ट्रैकिंग नहीं की, छोटी मोटी ट्रैकिंग करते रहते थे। बट उसने कहा मुझे करना है, तो हमने उसको सपोर्ट किया, ठीक है तुझे करना है तो कर। वो 2022 में गया, वो करके आया। हम सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही, उसने वीडियोस दिखाए, वहां की बातें बताई। बट ही प्रॉम्प्टेड मी, उसने मुझे कहा, पापा मैं वहां पर देखा है कि आपकी उम्र से भी बड़े बड़े लोग जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते? आप तो फिट हो, आप तो योगा करते हो, आप तो ये आसानी से कर लो। मतलब लोग झाड़ पर चढ़ाते हैं, आपने आप तो उसने चढ़ा दिया, ईबीसी में चढ़ा दिया। तो मुझे भी लगा कि चलो देखते हैं, सोचते हैं। फिर वो चला गया, हमने भी 2-4-6 महीने ऐसे निकाल दिए। फिर घर में बातें होती रही, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, फिर बच्चों के फोन आते थे, फिर उन्होंने कहा। बट मेरी पत्नी ने बहुत इसमें मुझे सपोर्ट किया। उसने ये कहा कि अगर आपका मन है, अगर आप चाहते हैं वहां जाना, तो जरूर जाओ। नहीं तो आजकल कोई भी पत्नी होती इस उम्र में, मेरी उम्र में 65, तो वो ये कहती, अरे कहाँ जा रहा है भाई, गिरा गया तो मेरे लिए मुसीबत करेगा, हड्डियां टूट के आएगा, कौन करेगा सेवा? बट ऐसा नहीं किया उसने बहुत सपोर्ट किया। उसने मुझे कहा कि जाइए आप, और अकेले मुझे उसने भेज दिया। ये उसका बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा उसने काम किया मेरे लिए, और ये मेरी लाइफ अचीवमेंट मेरी पत्नी की वजह से और बेटे की वजह से ही है। बहुत बढ़िया। तो आप क्या 60+ लोगों को एडवाइस करेंगे? मैं जरूर एडवाइस करूंगा सर, और इसलिए एडवाइस करूंगा कि अपने को घर में मत बैठाओ। रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई ऐसा काम करो कि जो आप ये सोच सको कि मैंने अपने पूरे करियर में 30-40 साल की नौकरी में नहीं किया ऐसा कोई काम एडवेंचरस, बट उसके साथ साथ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। मैं कहूंगा कि आप पहले तो फिजिकली फिट हो। हाँ, मैं भी इस पे आने वाला हूँ कि आप जो है अपने सलाह तो दे दी कि भाई जाओ। हाँ, तैयारी कैसे करते हैं? तैयारी करने के लिए, हाँ, उसके लिए जरूरी है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको कोई बीमारी ना हो मेजर, या आप शरीर से फिट हो, आप रोज एक्सरसाइज करते हैं। तो मेडिकली अपने आप को पहले एग्जामिन करवा लें। हाँ, उसके लिए अच्छा है कि आप डॉक्टर से भी सलाह लें कि आप जाना चाहते हैं और आप ये काम करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ फिर आप जो है कि अच्छे से अपने आप को पेशेंट बनाएं, एक तरीके से अपने आप को धैर्यवान बना के चलें कि वहां पर जाकर मुसीबतें भी आएंगी, तकलीफें भी आएंगी, अकेले भी रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें नहीं भी मिलेगी, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होके जाना, तैयारी बहुत करनी होगी, तैयारी करनी पड़ेगी। बट थोड़ा सा दृढ़ निश्चय अगर है तो मैं समझता हूँ कि 60-65 तो क्या 80 साल में भी आप कर सकते हैं। वेरी गुड। तो इसमें आप तो अकेले गए थे जी। आपकी जो तैयारी थी उसमें आपने क्या क्या चीज
खास तौर से अकेले जाने के लिए? हाँ, अकेले जाने के लिए सबसे पहली तैयारी तो आपको घर से ही करनी पड़ती है कि 10-15 दिन, महीना भर पहले जाने से अपने को फिजिकली फिट करें, रोज एक्सरसाइज करें, रोज थोड़ी हल्की फुल्की दौड़ भी लगाएं और थोड़ा वजन भी उठाने की तैयारी रखें कि आप 10-15 किलो वजन भी कंधे पे उठा सकते हैं या नहीं। और अगर नहीं उठा सकते तो कोई बात नहीं, कोई गाइड मिल जाएगा आपको वहां पर। वैसे तकरीबन जैसे आप गए, सोलो गए, तो हाँ। आपके केस में कितना वजन आप लेकर के गए और कितना? हल्के से हल्का रखें अपने आप को, कम से कम चीजों की से काम चलाएं। फिर भी कितना किलो हो जाता है? 10 किलो मैक्सिमम, 10 से 12 किलो 10 से से 12 ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको उतने वजन के साथ पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। उतने वजन के साथ ना भी करें तो 5-7 किलो पानी वानी भर के या कुछ वजन पीछे शोल्डर पे डाल के, बैक पैक में डाल के थोड़ी सी एक्सरसाइज 10-15 दिन करें, सीढ़ियां चढ़े उतरे तो हो जाता है जी। और इसमें कितने तरह के एक्सपीडिशन होते हैं? जैसे आप अकेले गए, कितने ग्रुप होते हैं? 2 लोग पोर्टर के साथ? डिपेंड करता है। आप चाहते हैं कि आप अकेला जाना चाहें, जा सकते हैं। वहां पर आपको फैसिलिटीज भी मिलती है, ग्रुप भी बन जाते हैं, पोर्टर भी मिल जाते हैं जो आपका सामान भी उठा लेंगे, गाइड भी मिल जाता है। हालांकि गाइड की इतनी जरूरत नहीं होती है, बड़ा सीधा सीधा रास्ता है, बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, बट स्टिल इफ यू वांट गाइड भी मिल जाएगा। और आपको ऐसी कंपनियां भी हैं बहुत सारी, ऐसी एक्सपीडिशन की तैयारियां भी वो करवाते हैं। काठमांडू में काफी सारी कंपनी, किसी से आप कांटेक्ट करें तो आपको वो गाइड कर देंगे कि हाँ जी आइए, हमारे पास ये पैकेज है, हमारा 15 दिन का, इस पैकेज के अंदर आपको वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होता है पहले से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने का, बट हाँ कांटेक्ट करना पड़ता है। फिर वो अपना ग्रुप बनाते हैं कि 4-5 लोगों का ग्रुप है, फिर आपको वो डेट दे देंगे कि आप इस डेट से आइए। मोस्टली ये जो एक्सपीडिशन है एवरेस्ट बेस कैंप का, ये मार्च और अप्रैल मई 3 महीने इधर होता है और उधर सितंबर और अक्टूबर होता है। ओके। बाकी महीनों में वहां पर जाना ठीक, बारिशें ज्यादा हो जाती हैं, मौसम ठीक नहीं रहता है। हाँ जी, मौसम ठीक नहीं रहता, बारिश हो जाती है, फिर सर्दियों में ठंड बहुत पड़ जाती है। ये ड्यूरेशन कितना होता है एक्सपीडिशन में? कितने 12 से 14 दिन। 12 से 14 दिन जी, आप 12 से 14 दिन के लिए अपने जो भी सामान, वैसे मैं आपको जो है फोटो दिखा रहा हूँ ताकि लोग समझ सकें कि क्या सामान कैसे सामान इसमें गियर्स जरूरी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है चीजें जो वो 3-4 ही होती हैं। आपके पास अच्छे शू, ट्रैकिंग शू होने चाहिए, अच्छी पैंट ट्रैकिंग की होनी चाहिए, कपड़े अंदर इनर लेयर्स होनी चाहिए, उसके ऊपर गर्म अच्छी जैकेट होनी चाहिए, हैट अच्छा होना चाहिए। हाँ, चश्मा वहां पर बहुत जरूरी है। चश्मा इन द सेंस सनग्लासेस बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ब्राइट होगा, ब्राइट बहुत होता है और सूरज की बहुत तेज रोशनी होती है जब भी होती है, तो उसके लिए वो जरूरी है। और ग्लव्स जरूरी है, एक स्टिक जरूरी है, ये सब चीजें। बट बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी ना करें, क्योंकि मैं एक चीज आपको बताता हूँ सर, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। मेरे साथ क्या हुआ कि हम लोग गए, अब हमें तो यहाँ घर में रहते हुए आदत होती है ना, अंडरगारमेंट्स रोज हम चेंज करते हैं, ठीक है, सब लोग करते हैं। लेकिन वहां पर मैं 12-15 दिन के लिए जा रहा हूं, तो क्या मैं 12-15 सेट लेके जाऊं? तो मेरे बेटे ने भी और लोगों ने भी गाइड किया, नहीं भी इतने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ 4 सेट लेके गए। अब 4 सेट में ही आपको 15 दिन निकालने हैं और आपको हर रोज एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना है। कपड़े मैले भी होते हैं, आप धो भी नहीं सकते, पानी की भी स्केर्सिटी है, ठंड भी बहुत है, सूखेंगे भी नहीं, फिर गीले क्या उठा के आगे जाओगे। तो एक एक अंडरवियर को सर 4-4 दिन भी यूज करना पड़ा, जिससे कि हमें वजन भी कम हमने उठाया और हमारी यूटिलाइजेशन भी पूरी हो गई। तो कम से कम चीजों को लेके जाएं, और अगर जरूरत पड़ती भी है तो काठमांडू में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर इजीली आपको अवेलेबल है, मिल जाता है। क्या क्या रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, इसके बारे में बताएं। हाँ, रिस्क के बारे में ये है कि जैसे कि किसी भी पहाड़ पर चढ़ना है, किसी भी छोटी सी ट्रैक पर भी जाना है, तो बड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ता है। जगह कच्ची होती है, ऊबड़ खाबड़ भी होती है, कई बार कीचड़ भी होता है, कई बार पैर धंस भी जाता है अगर बारिश हो जाए 2-4 दिन।
तो बड़ा केयरफुल होकर एक लाइट और लैंप लेकर भी जाना होता है, या तो माथे पर लैंप बांध लेते हैं या हाथ में टॉर्च ले लेते हैं कि रात को भी कई बार हमें चलना पड़ता है। तो स्टिक के सहारे धीरे धीरे धीरे, भले आपके 2 दिन ज्यादा लग जाए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और कहा गया है पहाड़ पर अगर चढ़ना है तो नीचे देख और आगे चल। करेक्ट। नीचे देखेंगे तो सड़क, हमें रास्ता साफ नजर आएगा, और अगर सामने और ऊपर देखेंगे तो चढ़ाई नजर आती है, फिर घबरा जाते हो इतना ऊंचा जाना है। नहीं, नीचे देखो और आगे चलो, ताकि ना पैर फिसले ना ठोकर लगे। हाँ जी, और एक एक कदम रास्ता तय होगा। हाँ, पूरा ट्रैक का जो गियर है वो लेके जाना है आपको। अपना एक बरसाती भी लेके जानी है, रेनकोट भी आपके पास होना चाहिए, जरूरी है। रास्ते में बारिश भी हो जाती है, स्नो भी हो जाती है, तो ये सब चीजों से भी ध्यान रखना है। आप ये बताइए कि कुछ तो गलतियां भी की होंगी आपने इस ट्रैक पे? हर इंसान गलतियां करता है, हार जरूर मुझसे भी हुई, क्योंकि मैं, पहली बात तो ये कि आपने सच कहा कि मैं 65 की एज में गया था, और दूसरा मुझे ये लगता था कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता था, मैंने इधर उधर पहले भी काफी योगा भी किया, एक्सरसाइजेस भी करता रहता था, बट थोड़ा सा मुश्किल भी लगा। गलतियां ये हुई कि अगर आपको 2 दिन कहीं रुकना है तो रुकिए 2 दिन, एक्लिमेटाइज करना अपने आप को बहुत जरूरी है। रास्ते में अगर 12 दिन का सफर है तो उसमें 2 जगह या 3 जगह आप 1 दिन की बजाय 2 दिन रुके। मैं कई बार क्या होता था कि जल्दी जाने के चक्कर में एक ही दिन में आगे बढ़ जाता था, तो फिर मैं थक जाता था। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट फिर एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, अगली बार मैंने फिर से उसको एक्लिमेटाइज कर लिया, तो मैं ठीक रहा। क्या आप दोबारा जाना चाहेंगे? मैं दोबारा जरूर जाना चाहूंगा, और मैंने अभी एक डॉक्टर से भी बात की थी, ऑर्थोपीडिक्स थे, तो वो बताने लगे कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि इसकी वजह से आपको थकान हो जाएगी, आपकी हड्डियों में, जोड़ों में कोई तकलीफ हो जाएगी। अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर दोबारा जाइए। मेरे को उन्होंने ऐसा कहा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए, सिर्फ एक ही ट्रैक नहीं, ईबीसी जाना है, कंचनजुंगा जाइए, दूसरी तीसरी और भी बहुत सारे ट्रैक्स हैं, वहां पर भी लोग जाते हैं। और इस ट्रैक पर जाने का सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा जो एंजॉयमेंट है ना सर, इसको मैंने एज ए स्पिरिचुअल जर्नी लिया। ओके। इस रास्ते पर प्रभु के दर्शन है, इस रास्ते पर इतनी सुकून है, इतनी शांति है। 3 चीजें मिलती हैं आपको जी। पहली चीज, हम इंटरनेट से दूर हो जाते हैं, सोशल मीडिया एकदम कट हो जाता है, वहां पर नेट ही नहीं है, नेचर के साथ वाईफाई नहीं है, इंटरनेट चलता नहीं है। नंबर 2, जो सुविधाएं मुझे घर में मिलती है, खाना, रहना, आराम का बिस्तरा, एयर कंडीशन, हीटिंग, वहां पर कुछ भी नहीं। वहां पर आपको लगता है कि अब हम सचमुच में जमीन पर आ गए, कि ठंड में सोना है, एकदम इतना चिल्ड पानी होता है कि कई बार हाथ धोने से भी डर लगता है कि इतने ठंडे पानी से कैसे हाथ धोए। तीसरी चीज, सूर्य के दर्शन। 2 दिन अगर लगातार स्नो हो जाए, बारिश हो जाए, सूरज ना निकले, तो पता लगता है कि सूरज की क्या वैल्यू। करेक्ट। तो इन 3 चीजों का मेरे को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, और इन 3 चीजों से मैंने अपने आप को जोड़ा कि दिस इज स्पिरिचुअल जर्नी। बहुत अच्छा। मैंने भी रिटायरमेंट के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की, पढ़ा, तो मुझे 1-2 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। लोगों ने उसको अच्छे से एनालाइज किया है, और आप अगर, क्योंकि आप भी तो बाहर विदेशों में कई जगहों पे घूम कर आ चुके हैं, और आपने देखा होगा कि जो टूरिस्ट मिलेंगे उनकी जो कंपोजिशन होगी, उसमें देखिएगा कि आप रिटायर्ड लोग, एल्डरली लोग ज़्यादा मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर ये कुछ एक तरह से उनका सोच विचार हमसे तो बेहतर है इस मामले में। हम लोग तो अपने घर परिवार, बच्चों और सभी चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन वो लोग दे टेक टाइम ऑफ, ठीक है, और वेकेशन में निकल जाते हैं। तो जो एनालिसिस है वो बोलता है कि रिटायरमेंट के बाद जो न्यूली फाउंड फ्रीडम होती है,
लोग अपने आप को बिल्कुल लिबरेटेड महसूस करते हैं, थोड़े बहुत बचाए हुए पैसे भी ठीक ठाक हो जाते हैं, तो लोग वेकेशन पे निकल पड़ते हैं, घूम लेते हैं सब जगह। और ऐसा करते हैं कोई साल 2 साल, कुछ समय तक तो लोग जो है वो रिटायरमेंट के बाद में वेकेशन करते करते फिर एक फेज आता है जब थक जाते हैं। वी एग्री? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये सिर्फ विदेशों की बात नहीं, आजकल हिंदुस्तान में भी मेरे जो साथी हैं, रिटायर्ड लोग हैं, काफी एक्टिव हैं, काफी वो एक्सपीडिशन पे भी जाते हैं, काफी उनकी अच्छी अच्छी हॉबीज भी हैं। और उसका एक कारण और भी है सर कि आजकल की जो फैमिलीज हैं उसमें बच्चे ज्यादातर रिटायरमेंट से पहले ही अपनी जॉब्स में चले जाते हैं, माँ बाप से दूर रहने लग जाते हैं। तो माँ बाप को अपनी रिटायरमेंट से पहले ही ऐसे लगने लग जाता है कि वो भी आगे चलकर भी अकेले रहने वाले हैं। करेक्ट। तो जब वो अकेले रहने वाले होते हैं तो वो अपनी पहले से ही ऐसी कुछ हॉबीज बना लेते हैं, ऐसी आदतें बना लेते हैं कि वो अपना समय कैसे बिताएं। एक्चुअली बना लेना चाहिए, बना लेना चाहिए भी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, आई एग्री विद यू। लेकिन जो आपने बताया कि सैचुरेशन पॉइंट आ जाए कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया, अब क्या करें? नहीं, अभी नेक्स्ट फेज जो हम आते हैं उसके बाद जो है जब ये फेज हो जाता है, जब जो मेरे हिसाब से एक ये फेज आ गया, घूम फिर करके भी थक गए, फिर उनको जो है वो अपनी रूटीन जो कभी होती थी उसको ढूंढते हैं। उनकी वैल्यू घट चुकी होती है, कोई सुनने वाला उनको नहीं होता है, ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि क्या हो गया, घूम फिर के भी थक गए, तो एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है। उनको जो है ये जो पीरियड होता है वो थोड़ा पजलिंग पीरियड होता है। वैक्यूम भले आ जाए जी, लेकिन उस वैक्यूम को भरने के तरीके भी बहुत है। हाँ, तो ये इस फेज से उबरना बहुत जरूरी है। इस फेज से ट्रांजिशन पीरियड पे आप जाइए और आप ये कीजिए कि अब जो समय मेरे पास बचा है उसको मैं किस प्रकार अच्छे से अच्छे बिता सकता हूं। जैसे आप थोड़ी मेडिटेशन करें, थोड़ी गार्डनिंग करें, कोई हॉबी आज पाल लें, कोई आपका पेट है उसके साथ समय बिताएं, और आपके पोते पोतियां हैं थोड़ा समय उनको दें। ये सारा समय करते 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 भी एक समय ऐसा भी आ जाता है कि फिर से मन करता है कि कहीं मैं जॉब पर चला जाऊं दोबारा। नहीं, अब ये जॉब पे जाने का समय नहीं। अब ये समय जो है वो हमें अपने परिवार के साथ हंसते खेलते बिताने का समय है। और मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों ने भी रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बिजी रखा, अपने आप को इन्वॉल्व रखा एक्टिविटीज में, हॉबीज में, उन लोगों ने बड़ी अच्छी लाइफ जी। करेक्ट। वो बड़े हिस्ट पुष्ट रहे, एक्टिव रहे, खेलते रहे। मेरा एक कजन है, वो 87 की एज में भी टेनिस खेलता था, बिल्कुल बैडमिंटन खेलता था। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को आप किस प्रकार ढालते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि वो टेनिस खेलते थे तो हम सब करें, या आप ईवीसी पहुंच गए, मैंने तो कुछ किया, आप कुछ और कीजिए, आप कुछ और कीजिए। पे बैक टू सोसाइटी भी उसमें शामिल है। बिल्कुल, सोशल लाइफ में आकर आप कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं, लोगों की कुछ सेवा कर सकते हैं। सेवा भाव में इतने लोग संसार में हैं जिनको सेवा की जरूरत है। पैसे से, हाथ से, समय से, किसी भी प्रकार अपने समय को आप अच्छे से बिता सकते हैं। तो बेसिकली हमको रीइन्वेंट और रीडिजाइन करना पड़ेगा अपने आप को। रिटायर मत समझिए, करेक्ट, तैयार समझिए। दोबारा से तैयार होना है आपको एक उस पारी खेलने के लिए जो पारी अभी हमारा इंतजार कर रही है। वेल सेड राम सानी जी। In fact, it was pleasure to have you on this podcast. Thank you. और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और आपसे मोटिवेशन भी मिलेगा। आपकी वेबसाइट और यूट्यूब वीडियोस भी हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है योगा टीचर राम सानी के नाम से, जिसमें भी काफ़ी मैंने वीडियोस और योगा के बारे में अच्छी से जानकारी अपलोड की हुई है। लोग उसमें जानकारी ले सकते हैं। हम ये लिंक शेयर कर देंगे अपने जरूर शो के उसमें। जरूर। और थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। थैंक यू।